गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर 3 लेक्चर में पूरा कर लिया है। बच्चों, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक चिड़िया के माध्यम से जीवन के सहज आनंद की प्राप्ति और संतोषी जीवन यापन का संदेश प्राप्त किया था। और हमने जो लेक्चर फर्स्ट जो हमारा पहला चैप्टर था उसे 3 लेक्चर में पूरा करके समस्त संदेश को लेते हुए आपको ये भी बताया था कि आप अपनी बुक्स जल्द से जल्द परचेज़ कर लें। आपकी प्राइवेट बुक्स जो हैं वो स्कूल से ले लें और जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं वो मार्केट से परचेज़ कर लें। और नियमित रूप से जो भी आपको गृह कार्य दिया जा रहा है वो गृह कार्य आपको करना है। बच्चों, ये ध्यान रखना है कि जब भी विद्यालय खुलेंगे तो आपके इन सभी चैप्टर्स का टेस्ट होगा, तो आपको याद भी करना है, पहले गृह कार्य और फिर उन्हें याद करने का भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर जो आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तिका का है बचपन, उसे शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, ये बचपन कहानी जो है ये लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई है। कृष्णा सोबती ने इस कहानी में स्वयं के जीवन के रंगीन अनुभव प्रकट किए हैं, जो उन्हीं के जीवन से संबंधित हैं। ऐसे रंगीन अनुभव उन्होंने इस बचपन कहानी में प्रस्तुत किए हैं। ये बचपन कहानी आपके बचपन से कहीं जुड़ी हुई सी प्रतीत होगी और आपको भी इस कहानी को पढ़कर वैसा ही आनंद मिलेगा जैसा कि आप ये सोचेंगे कि कहीं हमने भी अपने बचपन में ऐसे ही रंग देखे थे। बच्चों, बचपन जीवन का वो पड़ाव होता है जिसमें हर मनुष्य कभी भी आगे चाहे कितना भी बढ़ जाए लेकिन उस पड़ाव को कभी भुला नहीं पाता है। ये बचपन ऐसी याद है जो हर मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय पर अमिट छाप बनी रहती है। बच्चों, अमिट छाप का मतलब यही है कि हम उसे कभी भुला नहीं पाते हैं। आप बड़े से बड़े व्यक्ति से यदि पूछेंगे तो वो यही बात कहेगा कि उसके जीवन का सबसे अच्छा जो समय था वो बचपन ही था। तो बच्चों, यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि बचपन जीवन का इतना आनंदित क्षण होता है जिस क्षणों में हम अपने जीवन में किसी प्रकार से न कर्मों का बोध, न किसी प्रकार के कष्टों का बोध, न ये पता कि जीवन में कैसे संघर्ष होते हैं, न किसी के आने का दुख, न किसी के जाने का दुख, बस आनंद ही आनंद, खेल ही खेल, मनोरंजन ही मनोरंजन। हर प्रकार से जीवन में जो रंग है उसका जो सहज आनंद है वो बचपन में ही प्राप्त हुआ। और हर पक्ष जीवन के हमें संघर्ष सिखाते हैं, लेकिन बचपन इतनी रंगीनियों से भरा होता है कि जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही लगता है। तो बच्चों, ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित जो हम आज बचपन कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो बचपन कहानी आपको पढ़कर अपनी कहानी जैसी ही प्रतीत होगी। तो इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम शुरू करते हैं बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। मतलब यहाँ लेखिका कह रही है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम कहो तो मैं दादी भी बन जाऊँगी, तुम्हारी नानी भी बन जाऊँगी, और हो सका तो कहीं तुम्हें तुम्हारी बुआ के रूप में, तो कहीं मौसी के रूप में, और कहीं जीजी के रूप में लोग मुझे कहते हुए सुनाई देते हैं। हाँ, मैंने इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में
सयाना महसूस करने लगी हूँ। अब यहाँ लेखिका क्या कह रही है कि इन दिनों वो अपने आप को कुछ बड़ा यानी सयाना। अब बच्चों सयाना का मतलब होता है समझदार, कि उम्र में बड़े हो जाना, कि ये सयाना हो गया है, समझदार हो गया है। तो जो शब्दार्थ ज़रूरी होंगे वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। जैसे सयाना का मतलब होता है समझदार। कि यहाँ जो बात कही गई है कि वो अपने आप को उम्र में कुछ बड़ा महसूस करने लगी है, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। अब ये शताब्दी, जैसे बच्चों अब कोई 19वीं शताब्दी के आखिर में जन्म ले और 20वीं शताब्दी उसकी जवानी तक आ जाए, और यदि 20वीं शताब्दी के कोई आखिर में जन्म ले और 21वीं शताब्दी पर उसके जीवन का अगला पड़ाव आ जाए, तो वो कहीं ये सोचेगा कि उसने 2 शताब्दी देख ली हैं। तो यहाँ लेखिका का भी यही कहना है कि उन्होंने पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी में प्रवेश किया है, इसलिए उनको लग रहा है कि वो उम्र में थोड़ी बड़ी हो गई हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। मतलब पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब उनका मन करता है कि वो सफ़ेद कपड़े पहन ले। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक यानी आपके वस्त्र, पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। मतलब बच्चों यहाँ कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले कुछ गहरे रंग के कपड़े, कुछ नीले नीले फ्रॉक, कुछ जामुनी, कुछ ग्रे, कुछ काले, कुछ चॉकलेटी, और अब वही निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और फिर चूड़ीदार और फिर घेरदार कुर्ते। ये एक फैशन का बदलता हुआ रूप भी है बच्चों। कहीं ना कहीं आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ लेखिका ने ये बात कही है कि जैसे जिंदगी के रूप बदलते हैं वैसे ही फैशन के रूप भी बदलते जाते हैं, अर्थात फैशन के अनुरूप ही हमारी जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीले नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। अब देखो आपने कभी शायद बच्चों ऐसा कोई अपना बचपन का कोई वस्त्र जो आपने बड़े प्रेम से पहना हो, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन लेखिका को उसके बचपन की वो फ्रॉक आज भी इतनी याद है कि वो एक एक शब्द को इस तरह से बता रही है कि उसने हल्की नीली रंग की और पीली धारी वाली फ्रॉक पहनी थी जिसके गोल कॉलर थे और बाजू पर गोल कफ लगा हुआ था। वहीं हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला एक घेरदार फ्रॉक भी था, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। अब बच्चों फ्रिल क्या होती है? वो ऐसे झालर सी लगी होती है, जिस झालर को हम फ्रिल कह देते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। मतलब जो लेखिका का बचपन यहाँ बताया जा रहा है, उस समय लड़कियाँ बालों में रिबन लगाया करती थी। बच्चों कपड़े का एक ऐसा लंबा रंगीन रिबन होता है जो बालों में चोटियों में बांधा जाता था। आज लगभग ना के बराबर, और बच्चे तो इनका प्रयोग करना अपने फैशन के विपरीत समझते हैं, इसलिए कहने के बाद भी स्कूलों में भी वो रिबन का प्रयोग ना के बराबर करते हैं। तो ये बता रही हैं कि उन दिनों रिबन का बड़ा अच्छा चलन हुआ करता था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। अब फर क्या होती है बच्चों? वही झालर जैसी होती है कि जो फर के रूप में दिखाई देती है।
दो ट्यूनिक भी याद हैं, ये भी कपड़े होते हैं, ऐसी बेल्ट टाइप के, जो यहाँ से बेल्ट होती है जिसमें आस्तीन नहीं होती है, वो ट्यूनिक होती है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्यासी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। कोटी क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की जैकेट, लेकिन जैकेट जो है वो लंबी होती है और कोटी जो होती है वो हमारे वक्ष स्थल से थोड़ी सी नीचे होती है। और अक्सर लोग अपने कुर्तों को सुंदर दिखाने के लिए उस पर कुछ कशीदाकारी वाली कुछ छोटी सी कोटी पहन लिया करते थे। तो ये लड़कियों पर ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो अपने बचपन के उन वस्त्रों का सुंदर चित्रण कर रही है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। अब बच्चों, इन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं, जो वो बड़े बड़े मोजे पहनती थी और मोजों को खुद धोना भी उन्हें अच्छा लगता था। देखो आगे उन्होंने कहा भी है कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इतनी सख्त मनाही थी। मतलब कितनी अच्छी बात है कि हम अपने मोजे स्वयं धोएं, क्योंकि उनमें कुछ विशेष प्रकार की गंध होती है और वो गंध हम किसी और व्यक्ति तक क्यों जाने दें, तो हम अपने पैरों के जो वस्त्र हैं उन्हें खुद ही धोएं। कितनी अच्छी आदत थी, उनके परिवार की ये बात बहुत ही सराहनीय रही है। हम बच्चे इतवार की सुबह, बच्चों इतवार आप शायद ना समझे, लेकिन इतवार का मतलब होता है रविवार। पहले इतवार ही बोला जाता था, आजकल लोग संडे बोलते हैं। तो संडे को ही यानी सन यानी सूर्य और रवि यानी भी सूर्य ही होता है, उसको इंग्लिश में संडे बना दिया और हिंदी में वो रविवार है, जिसको ये इतवार कह रही हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। वहीं जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक भी उभरने लगती थी। उभरने का मतलब है प्रकट होना या स्पष्ट होना। मतलब जूतों को चमकाने के लिए वो कपड़े से रगड़ते थे और फिर कपड़े के जूते स्पष्ट रूप से चमकने लग जाते थे। उभरने, स्पष्ट होना या चमकना। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू का मतलब जूते, कि अब मार्केट में बहुत नए नए तरीके के, किस्म का मतलब है अलग अलग तरीके के, तो अलग अलग तरीके के जूते मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन लेखिका का कहना है कि उस समय उन्हें अपने जूते सबसे अधिक पसंद हुआ करते थे। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। आरामदेह यानी हमें सुकून देने वाले। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। बच्चों, आपको पता है कि जब हम पैर में नया जूता पहनते हैं तो वो हमें काटता है, अर्थात हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं और उन छालों का इलाज शुरू में ही करना होता है, अन्यथा वो छाले बड़े दुखदाई हो जाते हैं। और यद्यपि जो भी हम नया जूता पहनेंगे वो एक बार तो छाला अवश्य ही करेगा, तो उनके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजों के अंदर, अर्थात इसका उपाय क्या होता है बच्चों, कि जब भी आप कोई नया जूता पहने तो आप जहाँ भी जाएं अपनी जेब में रुई का एक बड़ा सा फाया अपने साथ रखें, और जब भी आपको लगे कि वो जूता आपके पैर को कष्ट दे रहा है तो तुरंत आप अपना जूता खोलें और वहाँ जहाँ पर आपको तकलीफ़ है वहाँ रुई का फाया लपेट लें और फिर वापस से जूता पहन लें, तो आपको चलने में वो तकलीफ़ नहीं देगा और वो छाला भी वहीं पर रुक जाएगा।
क्योंकि उसका जो दाब, जूते का जो दाब आपके पैर को कष्ट दे रहा है, वो वहाँ पर उस दर्द को रोक देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो पास में रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हम शनिचर को ऑलिव ऑयल या कैस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। अब देखिए, हर शनिवार को, ऑलिव ऑयल का मतलब होता है बच्चों जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल का मतलब है जैतून का तेल। बच्चों, यदि बचपन का आपको ध्यान नहीं है तो आप अपनी मम्मी से या घर में किसी भी बड़े से पूछ सकते हैं कि बच्चों की जो मालिश होती है वो जैतून के तेल से होती है। कुछ लोग डाबर लाल तेल से भी करते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि जैतून का तेल हड्डियों के लिए और त्वचा की रंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ ऑलिव ऑयल जो है वो ऑलिव ऑयल पीने में भी काम में लिया जाता था। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। बच्चों, हेल्थ के लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे हार्ट की जो गतिविधि है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। यद्यपि महंगा होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। अर्थात हमें खुराक के रूप में जैसे कोई दवाई पीनी पड़ती है, वैसे ही उनको एक निशान के तौर पर वो जैतून का तेल दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आपको जैतून का तेल पीना है। मितली का मतलब है उल्टी हो जाना, जिसे आप वोमिटिव कहते हैं, कि उल्टी आ जाना। कि जैसे ही जैतून के तेल की स्मेल आती थी, खुशबू आती थी, उनको ऐसा लगता था कि उनको उल्टी हो जाएगी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने वाला नहीं था, कि वो जो दवा है वो उनको पीनी ही पड़ेगी, कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला तो नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। सेहत यानी स्वास्थ्य। अब यहाँ शनिवारी का मतलब है शनिवार से और सेहत का मतलब है स्वास्थ्य से। कि लेखिका ये कह रही है कि शनिवार के दिन उन्हें निश्चित रूप से जैतून का तेल ही पीना पड़ता था, क्योंकि ये निश्चित था कि जैतून का तेल उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जैतून का तेल पीने से आपका हृदय लंबे समय तक सुचारू रूप से चलता रहेगा। ऐसा मानते हुए लेखिका अपने बड़ों द्वारा दिए गए इस ऑलिव ऑयल को आखिरकार पीने को स्वीकार ही कर लेती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। अब दिलचस्पियाँ का मतलब होता है बच्चों रुचियाँ। जैसे इसमें शब्द दिया है दिलचस्पियाँ, तो दिलचस्पियाँ का मतलब है बच्चों कि रुचियाँ, कि बच्चों की रुचियाँ भी बदल गई हैं। मतलब उनके देखने के नज़रिए, उनके सोचने के नज़रिए, उनकी इच्छाएं ये भी समय के साथ बदल गई है, कि उनकी दिलचस्पियाँ जो हैं वो बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। आज ये हो गया परिवर्तन कि उस समय घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, अर्थात ऐसा एक बड़ा सा भोंपू टाइप का ग्रामोफोन चलता था, उसी में म्यूज़िक सुनाई देता था। ऐसी हार्ड डिस्क टाइप की एक सीडी लग जाती थी
और फिर म्यूज़िक सुनाई देता था। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, तो सोचो बच्चों कि कृष्णा सोबती जो है, ये कृष्णा सोबती का बचपन आपके बचपन से कितना दूर है। आज किसी भी बच्चे ने नहीं सुना होगा कि उसे बचपन में दवा के रूप में ऑलिव ऑयल पीना होता है। ऑलिव ऑयल से मसाज तो की जाती है, लेकिन ऑलिव ऑयल पीना भी पड़े, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। लेकिन यहाँ ये बात कही गई है, तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है और सही है कि ऑलिव ऑयल आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ लेखिका कह रही है कि हमारे बचपन की कुल्फ़ी और आइसक्रीम आज तब्दील हो गई है। कचौड़ी समोसा आज पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में चेंज हो गए हैं। मतलब लेखिका ने ये बात कही है कि लेखिका के बचपन जो था, उस बचपन में और आज के बचपन में ये फ़र्क आ गया है कि उस बचपन में लोग ग्रामोफोन पर म्यूज़िक सुनते थे, आज रेडियो और टेलीविज़न है। हम बचपन में कुल्फ़ी खाया करते थे, लेकिन आज वो आइसक्रीम में परिवर्तित हो गई है। लेखिका के बचपन में जो कचौड़ी समोसे थे, वो आज पेटीज में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे जो लोग ठेलों पर खा लेते थे, आज वो खसखस के शरबत कोक पेप्सी यानी कोको कोला और पेप्सी में तब्दील हो गए हैं। तो बच्चों, हमने ये जो कहानी आज पढ़ी, ये अभी पूरी होने में समय लेगी, लेकिन इस कहानी में आपने जो पढ़ा उस पर हम मुख्य रूप से ध्यान दे लेते हैं कि ये बचपन कहानी में कृष्णा सोबती लेखिका ने अपने बचपन के रंगीन उदाहरण और रंगीन बातों का उल्लेख करके ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि उनकी शताब्दी में और हमारी शताब्दी में एक बहुत लंबा अंतराल है। ये ऐसा अंतराल है कि जहाँ सारे उदाहरण बदल गए हैं। आजकल के बच्चे कहीं भी, चाहे वो कितने छोटे हों और कितने बड़े हो जाएं, फ्रॉक शब्द वो नहीं जानते, क्योंकि उनके वस्त्र, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ बदल चुका है। जहां लेखिका ने अपने बचपन के अनेक उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट किया है कि उनके बचपन में जहां कुल्फ़ी होती थी तो वहां आज आइसक्रीम है, जहां उनके बचपन में ऑलिव ऑयल होता था तो वहां आज खांसी के सिरप हैं, वहां बचपन में कचौड़ी समोसे होते थे तो वहीं आज पेटीज़ है, वहां बचपन में शहतूत और फालसे होते थे तो आज खसखस के शरबत की जगह कोको कोला और पेप्सी हो गई है। तो बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं और ये बात स्पष्ट की है कि बचपन के रूप बदल गए हैं। यद्यपि बचपन हर प्रकार की कलुषिता से मुक्त होता है, लेकिन आज के बदलते हुए इस समय के दौर ने बचपन के रूप रंग को बदल दिया है। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। अब आप गृह कार्य के प्रश्न नोट कीजिए। लिखिए बच्चों, कृष्णा सोबती ने अपने बचपन की किन फिरौकों का वर्णन यहाँ किया है? कृष्णा सोबती ने अपने बचपन की किन फ्रॉकों का यहाँ वर्णन किया है? यद्यपि आप और हम अपनी किसी भी फ्रॉक का इतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकते। आपके चैप्टर के स्टार्ट होने पर ही उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बचपन में जो फ्रॉक पहनी थी वो फ्रॉक हल्के नीले रंग की थी, पीली धारी वाली फ्रॉक थी, गोल कॉलर वाली थी, बाजू पर गोल कफ लगा हुआ था, एक हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक थी जिसमें चुन्नटें लगी हुई थी और घेरदार वो फ्रॉक थी। अब आपको ये छोटा सा पैराग्राफ जो है ये उत्तर में ऐसा का ऐसा ही लिखना है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको लिखना है अगला प्रश्न कि लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन में और आज के बचपन में क्या अंतर बताया है? लेखिका ने अपने बचपन में और आज के बचपन में क्या अंतर बताया है? तो आपको लिखना है, वहीं दूसरा पेज पलटते ही ऊपर ही ऊपर लिखा है कि बचपन में, उनके बचपन में जहाँ पर कुल्फ़ी होती थी वहीं आज के बचपन में आइसक्रीम है। उनके बचपन में जो ऑलिव ऑयल होता था वो आज खांसी के सिरप बन गए हैं। उनके बचपन में जो कचौड़ी समोसे होते थे वहीं आज पेटीज़ में परिवर्तित हो गए हैं। उनके बचपन में शहतूत और फालसे आज
कोको कोला और पेप्सी के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जितना आपने पढ़ा है उसकी ये 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। उम्मीद है बच्चों कि ये बचपन का अंतर आपको कहीं कुछ नया सीखने का अवसर दे रहा होगा। अगले लेक्चर में हम इस कहानी को पूरा करेंगे। धन्यवाद।